हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 में दिए हुए पाठ प्रेमचंद्र के फटे जूते का अध्ययन करेंगे। यह एक निबंध विधा है और इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ में प्रेमचंद जी यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के फटे हुए जूतों के बारे में इस पाठ में निबंध लिखा है। वह मुंशी प्रेमचंद जी के फटे हुए जूतों के बारे में बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र एक बहुत बड़े लेखक कवि हैं। यह जो पाठ है यह मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और उनके बारे में ही लिखा गया है। प्रेमचंद जी के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद्र जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ में क्या कहा गया है। अब उस फोटो को देखने के बाद उन्होंने क्या क्या सोचा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस पाठ में लिखा है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी लगी है। वे बहुत दुबले पतले हैं। उनका चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। परसाई जी देखते हैं कि एक चित्र है जिसमें कि प्रेमचंद और उनकी पत्नी हैं और उनके व्यक्तित्व की संरचना बताते हैं कि वह बहुत ही दुबले पतले शरीर वाले हैं और उनका चेहरा भी बैठा हुआ है। वह बड़े ही निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस वक्त जब उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया उस वक्त उन्होंने कैनवस कंपनी का जूता पहन रखा था, जो कि कपड़े का जूता था और वह बिल्कुल फट चुका था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उन जूतों में से उनके बाएं पैर की उंगलियां दिख रही थीं। अक्सर क्या होता है, जब हम कभी फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो हम लोग अच्छे से फ़ोटो खिंचाते हैं। जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं उसे हम छुपा देते हैं और सारी अच्छी चीज़ें हम सामने रखते हैं, अपना मुँह चमकाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि फ़ोटो में कोई कमी ना हो। उनकी ऐसी स्थिति देखकर यह पता चलता है कि वह बहुत ही निर्धन है या फिर निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर लेखक को चिंता हुई। यदि उनकी अर्थात प्रेमचंद की फ़ोटो खिंचवाते समय ऐसी स्थिति है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतः उनकी घर की तथा बाहर की सादगी एक सी रही होगी। जब कभी हम लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपना मुंह चमकाते हैं और अच्छे से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, परंतु हरिशंकर परसाई जी सोचते हैं कि जब प्रेमचंद जी ने फ़ोटो खिंचवाई तब उनकी हालत इतनी ख़राब थी, इस स्थिति में थे, तो वो नॉर्मल लाइफ में कैसे रहते होंगे। वह सोच करके चिंतित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी दोहरे चरित्र के व्यक्तित्व हैं, अर्थात कि उन्हें दिखावा नहीं पसंद है। प्रेमचंद जी को वह जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी हैं। ऐसे हम करते हैं कि अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं लोगों से, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। वो जैसे घर पे रहते थे वैसे ही बाहर भी रहते थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फ़ोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चिंतता तथा लापरवाही से फ़ोटो में बैठे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपनी वास्तविक स्थिति में थे और उन्होंने उसमें कोई बनावटीपन नहीं डाला था और उनके चेहरे से निश्चिंतता टपक रही थी, अर्थात कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि हमारा क्या चीज़ ख़राब दिख रहा है। वो निश्चिंत होकर के वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठे थे। मुस्कुरा नहीं रहे थे लेकिन निश्चिंत होकर के बैठे थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। मुंशी प्रेमचंद जी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे और अपनी गरीबी से दुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो फालतू की
कहीं फिजूल खर्च नहीं करते थे। जब उन्हें कोई ज़रूरत होती थी तो वो ज़रूरत का ही काम करते थे, अनायास ही किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते थे और फालतू के खर्च नहीं करते थे। प्रेमचंद्र जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक हैरान है। वह सोचते थे कि प्रेमचंद्र ने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवाने से मना प्रेमचंद्र जी जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठे तो उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो हंस नहीं रहे थे, लेकिन एक मुस्कान, एक प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तब लेखक ने यह सोचा कि प्रेमचंद्र जी के पास यदि जूते नहीं थे तो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने के लिए मना क्यों नहीं कर दिया। वो कह सकते थे कि मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने ज़ोर दिया हो, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद्र की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों में दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। यहाँ पर परसाई जी ने सोचा कि शायद उनकी पत्नी ने उनसे कहा हो कि मैं अकेले फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगी, इसलिए उन्होंने उनके साथ फ़ोटो खिंचवा ली होगी। लेकिन उन्होंने यह देखा कि प्रेमचंद्र की इस दुर्दशा पर वह रोना चाहते थे। उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वह रो नहीं सकते, क्योंकि वह उनके जो प्रेमचंद्र जी हैं, उनके चेहरे पे जो निश्चिंतता थी, जो मुस्कान थी, वह उन्हें इस कार्य को करने से रोक रहा था। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद्र जी ने उनकी मुस्कान से यह प्रतीत हो रहा था कि देखो कि मैं इस हालत में भी बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं रहते। निश्चिंतता और व्यंग का क्या मतलब है? निश्चिंतता यही कि मैं इतनी बुरी हालत में भी खुश हूँ और आप यानी कि हम सभी जो है संपूर्ण हैं, संपन्न हैं हर चीज़ों से, फिर भी हम अशांत रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं। ऐसा उन्होंने हम लोगों पर व्यंग किया है। उनकी मुस्कान से ऐसा व्यंग प्रतीत होता है। लेखक सोचते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद्र जी ने किसी से जूते क्यों नहीं मांग लिए? अक्सर ऐसा होता है कि हम कभी-कभी फ़ोटो खिंचवाना हो या फिर कहीं जाना हो तो हम अपने दोस्तों से या किसी और से कुछ जूते, कपड़े उधार में ले लेते हैं, या फिर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे शूज़ बहुत अच्छे हैं, मुझे दे दो, तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। यहाँ तक कि लोग दूसरों की बीवियों के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो फिर प्रेमचंद्र जी ने किसी से जूते क्यों नहीं ले लिए? वह सोचते हैं कि प्रेमचंद्र जी ने जूते तक मांगना उचित नहीं समझा और फटे हुए जूतों में ही फ़ोटो खिंचवा लिए। लेखक कहते हैं कि लोग सुंदर फ़ोटो इसलिए खिंचवाते हैं कि इत्र लगाने से सुगंध आए। कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने से पहले हम इत्र लगाते हैं, यानी कि परफ्यूम, डिओड्रेंट लगाते हैं, तो क्या फ़ोटो खिंच जाने के बाद हमारी फ़ोटो से सुगंध आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेखक ने कहा, मेरा भी जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से ठीक है। मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद्र की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। यहाँ पर परसाई जी क्या कहते हैं कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन वो पर्दे का ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब है कि उनका जूता भी फटा हुआ है, लेकिन कहाँ से फटा हुआ है? नीचे से फटा हुआ है, यानी कि तलवों से फटा हुआ है। आगे से जो है उन्होंने अपने जूते को बचा के रखा है ताकि कोई ये ना कह पाए कि आपका जूता फटा हुआ है। लेकिन मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि क्या अच्छा लगेगा और क्या बुरा लगेगा। लेकिन लेखक को एक चीज़ अभी भी खटक रही है। वो क्या? लेखक की मुस्कान, कि वह इतनी निर्धनता में हैं फिर भी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। अभी तक तो लेखक को ये बात खटक रही थी कि उन्होंने जूते फटे हुए क्यों पहने, क्यों किसी से मांग नहीं लिए, क्यों अच्छे से इत्र लगा करके उन्होंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई। लेकिन अब उन्हें ये बात खटक रही है कि वो इस तरह से मुस्कान क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है? होरी का गोदान हो गया है, या हलुक किसान के खेत को नीलगायों ने चर लिया है? माधो ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तकादे से बचने के लिए प्रेमचंद्र को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है, जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी
फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। यहाँ पर लेखक ने प्रेमचंद जी के कहानियों के नायकों के बारे में बात की है और फिर उन्होंने कहा है कि महाजन के तकादे के से बचने के लिए प्रेमचंद जी को लंबा चक्कर काट कर आना होता था। कहने का मतलब है कि क्या उन्होंने जो किसी से उधार लिए थे जो अपने घर के चक्कर काट कर के आते थे। और ईश्वर भक्त कवि कुंभन दास जी अकबर के दरबार में जाते थे और वहाँ आने जाने में उनका जूता फट जाता था। क्या ऐसी कोई बात हो गई थी? अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं। परसाई जी सोचते हैं कि उनका जूता लंबा रास्ता तय करने की वजह से नहीं फटा, क्योंकि जब हम लंबा रास्ता तय करते हैं तो हमारे जूते तलवों से फटते हैं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ज़रूर किसी कठोर वस्तु पर ठोकर मारी है जिसकी वजह से जूता फटा है, क्योंकि ठोकर मारने से जूता आगे से फटता है। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकरें मारते रहे हैं। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। यहाँ पर प्रेमचंद जी के नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो आसानी से किसी भी चीज़ के लिए समझौता नहीं करते थे। अगर प्रेमचंद जी के पास कोई तकलीफ़ होती थी तो वो उसे हटाना चाहते थे, उससे बच कर के निकलना नहीं चाहते थे, उसे ख़त्म कर देना चाहते थे। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमचंद जी के जीवन में यदि कोई समस्या आ जाती थी तो वो उससे लड़ते थे, उसका मुकाबला करते थे। उससे बच कर के निकलने वाले में से वो नहीं थे, उनका व्यक्तित्व तो दूसरा था। लेखक कहते हैं कि आप उन समस्याओं से बचकर निकल सकते थे, लेकिन आप निकलना नहीं चाहते थे। आप अपनी मुश्किलों को पैर से ठोकर मार करके तोड़ देना चाहते थे। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। अब यहाँ पर परसाई जी ने निष्कर्ष क्या निकाला कि अब जो उनकी उंगली है, जो जूता तो फट चुका है, तो जो उनकी उंगली है वो बाहर निकली हुई है। अब उंगली दिख रही है। उंगली किसकी ओर संकेत कर रही है? उंगली संकेत कर रही है आप सबकी तरफ, जो जीवन भर संघर्ष करते हैं और जीवन में मुश्किलों से बचने के लिए नीचे से तला घसते हैं। और जब नीचे से तला घसते हैं तब क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें अपने पैरों में चोट लगती है। लेकिन जब जूता आगे से फटा होता है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि हम मुश्किलों से बचने के लिए लंबे चक्कर लगाते हैं। लंबे चक्कर लगाने का मतलब है कि हम उनसे बच के निकलना चाहते हैं, इसलिए जूता हमारा तलवे से फट जाता है तो क्या होता है, हमें चलने में तकलीफ़ होगी। और अगर हम अपनी मुश्किलों को ठोकर मार करके तोड़ दें तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी। हमारा जूता आगे से फटेगा लेकिन हमें चलने में तकलीफ़ नहीं होगी। तो यह उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो अपने जीवन भर आने वाली समस्याओं से बचने के फिराक में रहते हैं। तो उनका फटा हुआ जूता, अंगूठे से जो फटा हुआ जूता है वह उसी तरफ इशारा कर रहा है। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हमने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व, उनके नेचर के बारे में जाना कि वह किस तरह से दुबले पतले संरचना वाले व्यक्ति थे और उन्होंने किस तरह से जीवन में संघर्ष करने के बजाय उन मुश्किलों को ठोकर मार करके आगे बढ़ना ज़्यादा उचित समझा। क्योंकि जब हम किसी समस्या में घिर जाते हैं तो हम लंबा चक्कर काटते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं तो हमारे जूते फट जाते हैं, जिससे कि हमें चलने में तकलीफ़ होती है। लेकिन यदि हम समस्याओं को ठोकर मार के उन्हें तोड़ करके चलें तो हमारा जूता आगे से घिसेगा, आगे से फटेगा, लेकिन हमें चलने में तकलीफ़ नहीं होगी। और प्रेमचंद जी के सादा जीवन उच्च विचार के धारणा पे हमें भी अग्रसर होना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए, हमें दिखावे पे यकीन नहीं रखना चाहिए। यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। आज का होमवर्क है, यह पाठ पढ़ें और पाठ के आधार पर आपको लेखक की कौन कौन सी बातें आकर्षित करती हैं उनको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है?
लिखें। स्टूडेंट्स, इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।